एक रिश्ता उलझा सा, सास बहू की कहानी। ओफो, चीकू बेटा, हर जगह तुमने ये अपना सामान बिखेर कर रखा हुआ है। अरे बेटा, कम से कम अपनी किताब निकालते समय तो थोड़ा ध्यान दिया करो। पता है सुबह से तीसरी बार मैं ये तुम्हारी बुक सेल्फ रख ठीक कर रही हूँ। प्लीज बेटा, थोड़ा सा ध्यान रख लिया करो ना। और वैसे भी कल से मैं ये सब कहते कहते न जाने किस सोच में डूब गई रचना। ये लो भाई, जो जो तुमने मंगवाया था मैं वो सब कुछ ले आया हूँ बाजार से। अब बस तुम्हारा केक बनाने का सामान बचा है, जो मैं शाम को जब अनुराग की किताबें लेने जाऊंगा तब लेता आऊंगा, क्योंकि वो केक शॉप उसी रास्ते में पड़ती है ना। अरे ये क्या, मैंने अभी अभी डाइनिंग टेबल साफ की थी और आपने एक गंदा थैला उस पर रखकर फिर से गंदगी कर दी। एक लंबी सांस भरते हुए रचना बोली, एक तो आप वैसे भी घर का कोई खास काम तो करते नहीं है, और जो थोड़ा बहुत करते भी है वो भी कल से बिल्कुल बंद हो जाएगा। कल से तो आप एक गिलास पानी भी अपने हाथ से लेकर नहीं पिएंगे। मगर आज तो थोड़ा हाथ बटा दीजिए। मेरा ये कहते हुए तेज हो गई रचना की आवाज। घर का सारा काम निपटाकर रचना शाम को फिर से जल्दी ही खाने की तैयारी में लग गई। आज रचना ने खाने में सारी चीजें केतकी जी यानी कि रचना की सास की पसंद की बनाई थी। आलू गोभी और बैंगन के भरते से लेकर गाजर का हलवा, लौकी की बर्फी भी बनाई थी उसने। और एक नई चीज जो रचना के हाथों की बनी हुई केतकी जी पहली बार खाने वाली थी, वो था रचना द्वारा बनाया गया पाइनएप्पल केक। रचना को पता था कि उसकी सास को पाइनएप्पल बहुत पसंद है, तो बस इसलिए उन्होंने उनके लिए केक में भी पाइनएप्पल फ्लेवर ही चुना। वैसे तो रचना की सास कानपुर में रहती थी, क्योंकि उनका कहना था कि उन्हें दिल्ली शहर का माहौल, मौसम और मिजाज तीनों ही सूट नहीं करते हैं। मगर फिर भी वो बेचारी अपने बेटे के मुंह में साल में 2 या 3 बार तो यहाँ खिंची चली ही आती है। दीपक की प्राइवेट नौकरी की भागम भाग में उसे छुट्टी कम ही मिल पाती थी, और फिर इधर उनके बेटे चीकू उर्फ अनुराग का स्कूल, कराटे क्लास और रचना की ट्यूशन क्लासेस। तो बस सबके बीच में वो जाकर भी बड़ी मुश्किल से किसी को तीज या त्योहार पर ही कानपुर जाने के लिए 2 या 4 दिन का समय ही निकाल पाते थे। मम्मा, दादी जी आ गई। चीकू की आवाज कानों में पड़ते ही रचना ने अपने अस्त व्यस्त कपड़ों और बालों को ठीक कर अपने माथे की बिंदिया पर हाथ लगाते हुए अपने सिर पर दुपट्टा लिया और फुर्ती से बाहर आ गई, जहां केतकी जी अपने बेटे दीपक के साथ बस अभी अभी स्टेशन से आकर खड़ी ही हुई थी। रचना ने सबसे पहले अपनी सासू माँ के हाथ से उनका बैग लिया और उनके पैर छुए। इस पर केतकी जी ने उसे खुश रहो का आशीर्वाद दिया, और फिर बड़े ही जोश के साथ अपने पोते चीकू को गले से लगा लिया। सासू माँ सफर में कोई परेशानी तो नहीं हुई? रचना ने केतकी जी के सामने मेज पर पानी का गिलास और गाजर का हलवा रखते हुए पूछा। हेलो, हाँ बहन, नमस्ते, मैं दिल्ली पहुंच गई हूँ। हाँ ठीक हूँ। आप बताओ दीदी कैसी हो? हाँ अच्छा ठीक है, मैं कल आराम से बात करती हूँ। हाँ हाँ, बस हाथ पैर धोकर खाना ही खाऊंगी। ठीक है दीदी, नमस्ते। केतकी जी ने अपनी बड़ी बहन को, जो एटा में रहती है, को अपनी सकुशल दिल्ली पहुंचने की खबर देकर फोन रख दिया। केतकी जी के पति अपनी जवानी से ही कोई खास काम धंधा नहीं करते थे। यहाँ तक कि केतकी जी एवं उनके बेटे दीपक की जीवन यापन की भी सारी जिम्मेदारी उनके पिता यानी कि दीपक के नाना जी ने ही उठा रखी थी। मगर पिछले साल उनके निधन के साथ ही केतकी जी एवं उनके पति का ये सहारा भी खत्म हो गया। तब से दीपक ही हर महीने केतकी जी के अकाउंट में खर्च के रूप में ये पैसे डाल दिया करता है। बल्कि दीपक से ज्यादा खर्च तो अपनी सासू माँ एवं ससुर पर रचना ही कर दिया करती है। एक तो रचना की ट्यूशन से अर्जित की हुई आय एवं समृद्ध माई का पक्ष उसके पर्सनल अकाउंट को कभी खाली नहीं होने देता। रचना भली प्रकार से केतकी जी की आर्थिक समस्या को समझते हुए हमेशा अपनी सामर्थ्य से भी अधिक करने का प्रयास करती है। रचना एक अच्छे परिवार से आई हुई एक पढ़ी लिखी, समझदार एवं सुलझे हुए व्यक्तित्व की स्त्री है। आज केतकी जी को अपने बेटे व बहू के पास दिल्ली आए हुए पूरा 1 हफ्ता बीत चुका था,
और बीते हुए इस एक हफ्ते में वो कम से कम रचना को 4 या 5 बार तो उसके वजन को लेकर खरी खोटी सुना ही चुकी थी। उन्हें लगता था कि रचना एक बहुत ही आरामप्रस्त जिंदगी जी रही है, क्योंकि उनके अनुसार उनका बेटा तो बेचारा सुबह ही ऑफिस चला जाता है और रचना घर में मालकिन बनकर सारा दिन बैठे बैठे खूब खाती है और एक काम भी नहीं करती है, क्योंकि इस बार केतकी जी को उनकी सबसे नापसंद चीज यहाँ जो देखने को मिली और वो थी काम वाली बाई, जिससे केतकी जी को सख्त परहेज है। बर्तन झाड़ू पोछा से लेकर कपड़े धोने का सारा काम यहाँ तो काम वाली बाई ही करती थी, जबकि रचना के बढ़ते हुए वजन की वजह तो कुछ और ही थी। मगर वो केतकी जी की हर एक बात को चुपचाप ही सुन लेती थी। शादी के इतने साल बीत जाने पर भी रचना ने कभी भी अपनी सास को पलटकर कोई जवाब नहीं दिया था, तो फिर अब इतने सालों बाद वो कुछ भी कहकर अभी तक का अपना किया हुआ सब कुछ खत्म नहीं करना चाहती थी। केतकी जी रचना को बात बात पर रोकती टोकती थी। उसके द्वारा किए गए हर एक अच्छे से अच्छा काम में भी कमी निकालना तो जैसे उनकी पुरानी आदत बन गई थी। वैसे इसमें जितनी गलती केतकी जी की थी, उससे कहीं ज्यादा गलती शायद रचना की भी थी, क्योंकि कहते हैं ना कि गलत करने से भी ज्यादा दोषी होता है गलत को सहने वाला, और फिर पलटकर जवाब देने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अरे बस आपको सही को सही और गलत को गलत तो कहना है ना। लेकिन एक बार रचना ने शायद इसी सोच के साथ अपनी सासू माँ के सामने सही को सही और गलत को गलत कह दिया था, और फिर जो भूचाल आया था शायद उसी से पनपने वाले डर ने ही फिर कभी रचना को केतकी जी के सामने सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं करने दी। अरे भाई, आज कोई उठेगा भी या नहीं? अरे सूरज देखो कहाँ चढ़ गया है, और आज तो मेरा बेटा बेचारा बिना कुछ खाए पिए ऑफिस चला गया, और तो और मेरा पोता भी बेचारा खुद ही ब्रेड और जैम लेकर स्कूल चला गया। केतकी जी ने अपनी कड़कती आवाज में कहा, और उन्होंने एक साथ कई बर्तन भी पटके, जिसकी आवाज से रचना हड़बड़ाकर नींद से जाग गई और फुर्ती से दौड़कर अपने कमरे से बाहर निकलकर सारी सासू माँ बोलते हुए वॉशरूम के अंदर चली गई। दरअसल रचना को माइग्रेन की दिक्कत है, जो कि उसके जरा से भी रूटीन चेंज होने से हिट करता है, और सबसे ज्यादा इसमें उसके सोने उठने के समय में परिवर्तन उसके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो हुआ ये कि केतकी जी को लगातार 5 दिन सुबह के 4 से 5 बजे तक पूरे 1 घंटे भजन गाने थे, और जिसके लिए उन्होंने रचना को भी अपने साथ सुबह सुबह उठकर नहा धोकर बैठने की हिदायत दी। हालांकि रचना ने उन्हें माइग्रेन वाली बात भी बताई थी, जिस पर केतकी जी की प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार की थी, अरे ये माइग्रेन आइग्रेन क्या होता है, और फिर जवानी में कैसा दर्द दर्द। इसके आगे उनके सामने ना तो रचना ही पलटकर कुछ बोल पाई, और ना ही स्वयं उनका बेटा दीपक ही उनसे कुछ कह सका, जिसका भुगतान आज लगातार 3 दिन के माइग्रेन पेन को झेलने के बाद रचना ने अपनी सासू माँ की खरी खोटी सुनकर किया। आज सुबह जानबूझकर दीपक और चीकू दोनों ने ही रचना को जल्दी नहीं जगाया था, बस यही सोचकर कि शायद उसे इस दर्द में थोड़ा आराम मिले। जबकि दीपक सुबह अपनी माँ को ये बात खुद बताकर गया था, मगर उन्होंने इस बात को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया। केतकी जी आज पूरा दिन मुंह फुलाए ही रही, और फिर शाम को दीपक के ऑफिस से आते ही केतकी जी ने अपना वही पुराना राग अलापना शुरू कर दिया कि वह जवानी में कितनी घर का काम किया करती थी, और उन्होंने तो अपनी सास के साथ साथ अपनी दादी सास की भी भरपूर सेवा की थी। और एक उनका हमेशा का डायलॉग कि कितने लीटर तेल तो दीपक की दादी की मालिश में लग गया। वैसे ये तेल वाली बात सुनकर थोड़ी सी हंसी भी आती है कि कितने लीटर, लेकिन इस समय हंसने वाली सिचुएशन न तो उनकी बहू रचना की थी और ना ही उनके बेटे दीपक की। हाँ, उनका पोता चीकू जरूर अपनी माँ से कितने लीटर पूछकर हंस पड़ा, जिस पर रचना ने उससे आंखें दिखा दी। केतकी जी बस धारा प्रवाह बोलती ही जा रही थी, और फिर न जाने कैसे आज दीपक के मुंह से भी शायद गलती से निकल गया कि माँ रचना कितना कुछ तो करती है आपके लिए, तन से मन से और धन से भी, मगर आप बस दीपक का इतना ही कहना हुआ कि केतकी जी आंखों से अभी तक निकलती हुई ज्वाला लावा बनकर फूट पड़ी और उनकी आंखों से बह निकली।
केतकी जी खूब चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, जिस पर दीपक के साथ साथ रचना और चीकू भी दौड़कर उनके पास गए और उन्हें चुप कराने लगी। इस पर भी केतकी जी ने अपनी बहू रचना को बड़ी जोर से डांट कर झिड़क दिया, जिसके बाद दीपक भी खुद ब खुद ही वहां से पीछे हट गया। तभी चीकू रचना के कहने पर दौड़कर किचन से पानी का एक गिलास ले आया और उसने बड़े ही प्यार से अपनी दादी को वो पानी का गिलास पीने के लिए पकड़ाया, जिस पर केतकी जी ने भी चीकू को जोर से अपने सीने से लगा लिया और फिर से रोने लग गई। कुछ देर बाद ही केतकी जी ने यह फरमान जारी कर दिया कि वो कल सुबह ही कानपुर जा रही है और फिर वो अपने कमरे में सोने चली गई। वैसे तो आज की रात केतकी जी की आंखों से नींद बिल्कुल ही गायब थी और तभी उन्हें अपनी बात कहने तथा दुख बांटने के लिए एक शख्स का ख्याल आया, जो थी उनकी एटा वाली बड़ी बहन। उन्होंने फटाफट अपनी सिरहाने रखा हुआ चश्मा उठाया और उसे लगाकर अपनी बड़ी बहन का नंबर अपने मोबाइल से डायल किया। एक बार तो उनकी बहन ने फोन उठाया ही नहीं, चाहे रात ज्यादा हो जाने के कारण वो सो चुकी थी। मगर जब केतकी जी ने उनका नंबर दोबारा डायल किया तो 2 या 3 घंटियों के बाद ही उधर से फोन उठ गया। बहन नमस्ते। नमस्ते, इतनी रात को क्या हुआ केतकी, सब ठीक है ना? दूसरी तरफ से केतकी जी की बड़ी बहन का इतना पूछना हुआ कि केतकी जी की आंखें एक बार फिर भर आई और उन्होंने नम आंखों से ही सिसकते हुए अपनी आज की पूरी आप बीती सुना दी। अरे आज तो बहू ही पराई थी दीदी, मगर आज तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा अपना बेटा भी पराया हो गया है। इतना कहते कहते सुबकने लगी केतकी जी। देखो केतकी, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगी क्योंकि ये तुम्हारा घरेलू मामला है, मगर बहन जहां तक मैं रचना को जानती हूँ वो दिल की तो बिल्कुल भी बुरी नहीं है। और फिर जब तुम खुद ही अपनी बहू को पराया पराया कह रही हो, फिर तुम उससे अपनेपन की उम्मीद कैसे कर सकती हो? बाकी रही माइग्रेन की बात, तो हाँ, इसका दर्द तो सचमुच बड़ा ही भयंकर होता है। अरे वो सरला है ना, रमेश भैया की लड़की, उसे भी यही बीमारी है। बेचारी बहुत दुखी रहती है। और ये मेरे पड़ोस के किशोर की बीवी, भैया ये तो हफ्ते में 4 दिन सिर पकड़कर पड़ी रहती है और घर का सारा काम उसकी बूढ़ी साहस ही करती है। और फिर केतकी, तुम पर तो अभी कोई ऐसा बुढ़ापा भी नहीं है, हाथ पैर भी चल रहे हैं। अरे बच्चों के पास गई हो तो उन्हें भी थोड़ा सुख दो और खुद भी हंसी खुशी से और सुकून से अपना समय बिताओ मेरी बहन। अच्छा चलो अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है, मैं तुमसे कल सुबह इस बारे में बात करती हूँ। इतना कहकर उधर से फोन कट गया। अब केतकी जी का मन कुछ हल्का तो जरूर हो गया था, मगर उनकी रात अभी भी भारी थी। तुम्हें सासू माँ से ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आखिर क्या जरूरत थी तुम्हें बोलने की? वो तो मुझे सुना रही थी और मैं सुन रही थी, फिर तुम क्यों बोले? यार रचना, तुम भी कमाल करती हो। आज तक जब मैं कभी नहीं बोलता था तो तुम कहती थी कि तुम कभी कुछ बोलते नहीं हो, और आज जब मैं कुछ बोला हूँ तो तुम कह रही हो कि बोला क्यों? हद है यार। दीपक ने चिड़े हुए स्वर से अपनी पत्नी रचना को जवाब दिया। दीपक तुम जाने दो, तुम नहीं समझोगे, रचना ने गहरी सांस भरते हुए कहा। हाँ भैया, मैं क्यों समझूंगा? और वैसे भी इस घर में तो दो ही समझदार लोग हैं, एक तुम और एक तुम्हारी सासू माँ। इतना कहकर दीपक दूसरी ओर करवट लेकर सो गया। सुबह सुबह सबसे पहले दीपक और रचना केतकी जी के पास गए, उनके पैर छूकर उन्हें सॉरी बोला, जिस पर वो बिल्कुल चुपचाप बैठी रही। और फिर जब दीपक वापस जाने के लिए मुड़ा तो उन्होंने उससे बस इतना ही कहा कि वो अभी कानपुर वापस नहीं जा रही है। अगले 2 4 दिनों तक घर में शांति ही रही। ना तो केतकी जी ने ज्यादा कुछ कहा और ना ही रचना ने उन्हें अपनी तरफ से कुछ भी कहने का कोई मौका ही दिया। इसी बीच दीपक और रचना ने एक दिन इंडिया गेट पर पिकनिक मनाने का प्लान भी बनाया, जिसमें केतकी जी अपने पोते के साथ खुलकर हंसी और खुश हुई। केतकी जी रोज की तरह आज भी खाना खाकर दोपहर में अपने कमरे में जाकर सो गई।
वो रोज दोपहर में कम से कम 2 घंटे जरूर ही सोती थी, मगर आज ना जाने क्यों उन्हें नींद ही नहीं आई। और फिर वो अपने कमरे से बाहर निकलकर टहलने लग गई। शायद उन्हें गैस की दिक्कत हो रही थी। टहलते टहलते अचानक ही उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बहू रचना बार बालकनी में बैठकर किसी से बात कर रही है। ये जानने की उत्सुकता कि वो किससे बात कर रही है, वे उन्हें सीधे बालकनी के बाहर ले जाकर खड़ा कर दिया। जहाँ पहुंचकर उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी बहू किसी से फोन पर बात कर रही है। अब केतकी जी भी वहां दरवाजे के पीछे छुपकर अपनी बहू की बातें सुनने लग गई। हाँ, सासू माँ है अभी। अभी तो वो अपने कमरे में सो रही है। यार, उस दिन जो कुछ भी हुआ वो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। वैसे दीपक ने इतनी बड़ी बात भी तो नहीं कही थी कि सासू माँ ने इतना हंगामा कर दिया। ये कहते कहते रुआसी सी हो गई रचना की आवाज। और फिर वो थोड़ी देर ठहर कर बोली कि यार कविता, एक तू ही है जिससे मैं अपने दिल की सारी बात कह देती हूँ, वरना मैं तो कभी अपना दुख दर्द दीपक को भी नहीं बताती हूँ। और फिर इससे क्या फायदा कि मेरी वजह से वो भी परेशान रहे। यार कविता, सच बताओ ना, मैं अब थक चुकी हूँ, बहुत थक चुकी हूँ यार। कविता, तुझे पता है मेरी सासू माँ को घर में काम वाली रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसलिए मैं हर बार जब भी वो यहाँ रहने आती है तो काम वाली को छुट्टी देकर खुद ही सारा काम कर लिया करती थी। मगर इस बार मैं चाहकर भी उसे सासू माँ के आने पर भी नहीं हटा पाई, क्योंकि तुझे पता है ना कि मेरी उंगलियों में वो अर्थराइट्स की वजह से कितना दर्द रहता है। तो यार मैं तो अब कितना भी कोशिश कर लूं, ना फिर मैं बर्तन तो नहीं मान सकती और ना ही पोछा या कपड़े ही धो सकती हूँ। इतना कहते कहते अपनी बेबसी पर रो पड़ी रचना। तुझे पता है ना कविता, मैं वैसे भी ज्यादा काम नहीं कर पाती हूँ। एक तो माइग्रेन है, दूसरे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, और ऊपर से ट्यूशन भी पढ़ाना रहता है मुझे। दीपक तो ऑफिस के काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें तो घर का राशन लाने से लेकर बाहर की अन्य किसी जिम्मेदारी से भी कोई सरोकार तक नहीं है। चीकू का भी सारा काम मैं ही देखती हूँ, चाहे फिर वो स्कूल जाना हो, उसे पढ़ाई या किसी भी प्रोजेक्ट में हेल्प करना हो, या फिर उसके बीमार होने पर डॉक्टर को विजिट ही क्यों ना हो। मगर यार, अब सब कुछ देर ठहर कर एक गहरी सांस लेने के बाद रचना ने फिर से बोलना शुरू किया। मेरी भी अब उम्र बढ़ रही है, कोई कम तो नहीं हो रही है ना। मुझे भी चाहिए कि कोई मेरी भी फिक्र करे, मुझे समझे। मगर यार, हर एक के साथ इतना कुछ करने पर भी आज कोई एक शख्स भी ऐसा नजर नहीं आता जो कि मुझे समझे या मेरी कद्र करे। अब तू ही बता, मैं क्या करूं कविता। तभी रचना को ना जाने कैसे केतकी जी की आहट महसूस हुई और उसने अपनी सहेली कविता से यह कहकर कि मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ फोन रख दिया। जब रचना के कमरे में अंदर आकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। इधर केतकी जी अपने कमरे में जाकर चुपचाप सोने वाली मुद्रा में एक और करवट लेकर लेट गई। जब रचना बाहर सब्जी लेने चली गई तो केतकी जी ने जल्दी से उठकर अपनी बड़ी बहन को फोन मिलाया और उन्हें एक के बाद एक रचना द्वारा अपनी सहेली को कही गई हर एक बात बताई और कहा कि दीदी, आप तो उस दिन रचना का बड़ा पक्ष ले रही थी कि वो दिल की बुरी नहीं है। तो अब आप ही बताओ दीदी, क्या मैं बुरी हूँ दिल की? हाँ दीदी, बोलो ना। अरे क्या उसे उस तरह से अपने घर की बात किसी बाहर वाली को बतानी चाहिए थी क्या? देखो दीदी, मेरी कितनी बुराई कर रही थी वो जरा सी लड़की। अरे कहती है कि मेरी भी उम्र हो रही है, मुझे भी सहारा चाहिए। अरे मेरा बेटा सारा दिन दफ्तर में अपनी हड्डियां गलाता है तो किसके लिए? अरे इसी की सारी सुख सुविधा के लिए है ना। और मैं तो काम वाली के लिए भी मना इसलिए करती थी कि 4 पैसे बचेंगे तो उन्हें लोगों के काम आएंगे ना। और फिर गिनती के 3 लोग हैं घर में तो काम ही कितना रहता है। अरे हमने तो जितना काम कर लिया ना जाने अपने जमाने में, वो तो ये आजकल की लड़कियां कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। केतकी, अब जरा तुम शांत हो जाओ पहले, और जरा ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। मैं तुमसे बड़ी हूँ तो इस लिहाज से मेरा अनुभव भी तुमसे ज्यादा है, और मैं तुम्हें कोई गलत सलाह तो दूंगी नहीं मेरी बहना। दूसरी तरफ से फोन पर केतकी जी की बड़ी बहन ने कहा। फिर कुछ देर रुककर वो पुनः बोली, तुम्हें याद है केतकी, एक बार बहुत पहले तुमने मुझसे पूछा था कि मैं हमेशा इतनी खुश कैसे रहती हूँ? क्या मैं अपने बहू बेटे नाती पोतों और पोतियों से पूर्णतः संतुष्ट हूँ? और मैंने तुम्हें हंसकर और बड़ी ही सहजता से उत्तर दिया था कि मैं किसी से कभी कोई उम्मीद ही नहीं लगाती मेरी बहन।
तो फिर उनके टूटने या पूरा ना होने पर कैसा कष्ट। हाँ, तुम्हें ये बातें शायद बड़ी बड़ी बातें जरूर लग सकती है, मगर बेटा मेरा तो यही सच है। और रही बात संतुष्टि की, तो सुन, मैं तेरी इतनी उम्र बीत जाने पर भी कभी ना तो कभी किसी सत्संग में गई और ना ही अपनी जिम्मेदारियों से इधर मैंने कुछ किया। पहले तेरे जीजा जी की सेवा करती रही, बच्चों के भविष्य को संवारने में लगी रही, और जब से बच्चे बड़े हो गए तो सोचा कि सब कुछ अपने लिए सोचूंगी, तो तेरे जीजा ही मुझे छोड़कर इस दुनिया से अलविदा हो गए। अब मुझसे सब कहती है कि अब मेरे पास क्या जिम्मेदारी बची है। अब तो मैं जहाँ चाहे घूमूं फिरूं, मगर मेरी बहन आज मैं वो तुझे बताती हूँ कि मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया। तो सुन, मेरी बहू रोज सुबह शाम 2 टाइम तो ओम शांति के आश्रम में जाती है। फिर उसके अलावा रोज सुबह उसकी 2 घंटे की एक योगा क्लास होती है, फिर 1 घंटे की मॉर्निंग वॉक, और दोपहर में एक ओसो क्लास। और हाँ, इसके अलावा उसका जो पिट्ठी का ग्रुप है, इसमें व्यस्त रहती है। और यदि किसी गलती से भी कुछ कहूँ या समझाऊं तो कलेश। लोग इन युक्त पारित करे, और मेरा बेटा तो कलेश से इतना डरता है कि अगर उसकी बीवी दिन रात कहे तो वो रात कहे। तो सुन, अगर गलती से कभी 2 दिन भी बीमार पड़ जाऊं तो मेरे बच्चे को, मतलब कि मेरे बेटे और पोते पोतियों को 2 वक्त का खाना भी टाइम से ना मिले, समझी। और फिर मैं तो यह सोच लेती हूँ कि चलो हमने अपनी जिंदगी नहीं जी तो क्या, हमारे बच्चे ही जी ले। और फिर बहू भी तो अपने ही घर की बच्ची होती है ना। तो अगर अपने बच्चे में जरा थोड़ी कमियां भी है तो क्या हम उन्हें त्याग दें, या फिर किसी एक गलत सदस्य की वजह से परिवार के बाकी सदस्यों के लिए कलेश का वातावरण बना दे। मेरी प्यारी छोटी बहन, ऐसे अनगिनत उदाहरण है हमारे आसपास, जहां आजकल के बहू बेटे अपने माँ बाप की जरा सी भी फिक्र या परवाह नहीं करते। और फिर ये तो तू भी मानती है ना कि तेरी बहू करोड़ों में ना सही पर लाखों में तो एक ही है। वो जो कुछ भी करती है दिल से करती है, ना कि दिखावे मात्र के लिए। और फिर तू ये सोच कि वो सिर्फ एक तेरी खुशी के लिए या तेरे सम्मान की खातिर ही तो हर बार तेरे आने पर काम वाली को छुट्टी दिया करती थी। वरना तू ये सोच कि यदि वो ऐसा ना भी करती, तू क्या कर लेती। और अगर तेरे टोकने पर वो मुझे ये जवाब दे देती कि उसका पैसा वो जैसे चाहे वैसे खर्च करे, तब अरे केतकी, तू तो सचमुच बड़ी ही किस्मत वाली है, जो तुझे रचना जैसी नेक दिल बहू मिली है, जिसने इतने सालों में कभी भी तुझे पलटकर जवाब तक नहीं दिया। मेरी बहन, तू तो बड़ी ही समझदार है, और मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है तेरे जीवन संघर्ष को। बेटा, ये सास बहू का रिश्ता तो वैसे भी बड़ा ही उलझा हुआ सा रिश्ता होता है, मगर तू इसे अब और बेकार की औपचारिकताओं में फंसा कर मत उलझने दे। बेटा, इसे अब तू अपने स्नेह और अपनेपन से इस कदर सुलझा दे कि कभी भी किसी को संदेह भी न हो कि इसमें कोई उलझन भी थी। बाकी तू खुद समझदार है, अब तू अपना फैसला खुद ले। चल अच्छा, मेरा खाना बनाने का समय हो गया है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। बाय। नमस्ते बहन, कहकर केतकी जी ने फोन रख दिया, और अब वह किचन की तरफ चल दी चाय बनाने। रचना बाजार से लौटी तो वो डाइनिंग टेबल पर रखे हुए पोहे और चाय को देखकर एक अनजाने डर एवं शंका से भर उठी। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही केतकी जी ने उसके हाथ से सब्जी का थैला पकड़ते हुए कहा कि बेटा आ बैठ, चाय पी ले, जरा देख मेरे हाथ के पोहे कैसे बनते हैं। सासू माँ सॉरी, शायद मुझे देर हो गई लौटने में, मगर आप क्यों परेशान हुई, मैं बस आकर बना देती। रचना इसके आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही केतकी जी ने रचना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटा, तू सारा दिन हमारे लिए काम में लगी रहती है, तो क्या हम तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर अब तेरी भी उम्र बढ़ रही है और मेरी भी। हंसते हुए केतकी जी बोली, अब हम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना है बेटा। इस आत्मीयता भरी बात को सुनकर रचना की आंखें छलछला गई, और वो अनायासी केतकी जी के गले से लग गई। अब सास बहू दोनों को ही
आंखें नम थी। दीपक भी ऑफिस से आ चुका था और चीकू को भी पोहे की खुशबू उसके कमरे से डाइनिंग टेबल तक खींच लाई थी। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था और माहौल में एक अलग सी शांति और संतुष्टि बिखरी हुई थी।